आज के हिसाब से फोर्ब्स ने कार्ल इकहन की कुल संपत्ति का अनुमान लगभग 14.4 बिलियन लगाया है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि उन्होंने शुरुआत कैसे की। आइकन को कभी कॉर्पोरेट रेडर कहा जाता था। बड़ी संख्या में शेयर खरीदकर कंपनी में प्रवेश करते हैं। इससे उन्हें कंपनी में नियंत्रित पद लेने का मौका मिलता है। फिर वह कंपनी को भूमिकाएं बदलने या तोड़ने के लिए मजबूर करेगा। परिणाम स्वरूप स्टॉक की कीमत बढ़ सकती है, फिर वह नफा निकाल लेगा। ऐसा करके वह सालाना 20% से अधिक कमा पाने में सक्षम था। आइकन के पास प्रबंधित करने के लिए $18 बिलियन हैं, इसलिए इसका 20% एक उल्लेखनीय राशि का रिटर्न है। लेकिन ऑफेन को यह नहीं बताया गया था कि उसने शुरुआत में पूंजी कैसे प्राप्त की। कार्ल इकहन के पास प्रिंसटन में दर्शन में डिग्री थी और वॉल स्ट्रीट लौटने से पहले 3 साल मेडिकल स्कूल में पढ़ाई की और 2 अलग-अलग कंपनियों के लिए दलाल बने। तो मैंने बहुत पढ़ा पुट्स और कॉल्स के बारे में, और उन दिनों ये वास्तव में वाइल्ड वेस्ट था, पुट्स एंड कॉल्स। और अगर आप याद रखें तो आपके पास ये सभी विकल्प दलाल थे और वे सभी को धोखा दे रहे थे। इसलिए मैं ईमानदार दलाल था कहें तो। मैं आकर और सभी को बताता मध्य सप्ताह विकल्प बोर्ड प्रकाशित करें, और मैं हर रात जागकर उन लोगों को कॉल करता जो मेरी रिपोर्ट के लिए लिखते हैं, और मैं उन्हें कैल से कैलिफोर्निया बुलाता। मेरे पास विकल्पों में बड़ी फॉलोइंग थी। मैं उन्हें उनकी उम्मीद से अधिक देता था, जिसे मैं विश्वास नहीं कर सका। यहां न्यूयॉर्क से अनजान एक आदमी है। इस समृद्ध और अमीर व्यक्ति को कॉल करना और वह तुरंत ही इस विशेष स्टॉक पर 10 कॉल ऑप्शंस बेच देगा। वहीं मैं इसे केवल 5,000 रुपए में जल्दी से करूंगा। मैं उसे 6,000 दिलाऊंगा। आदमी और कॉल ब्रोकर इस पर विश्वास नहीं कर सके, क्योंकि वे आपका व्यवसाय वापस देना चाहते थे। उन्होंने कहा, तुम इसे कम लागत में कर सकते हो। और मैंने इस चीज को बनाकर तैयार किया। सिटर तक मैं कमा रहा था 7 लाख 8 लाख एक साल में, जो आज के समय में 1 करोड़ 2 करोड़ के बराबर था। यहाँ यह बिल्कुल ऐसा करता है। आप विकल्पों को स्टॉक्स के बीमा पॉलिसियों के रूप में देख सकते हैं। उस समय आइकॉन एक सफल बीमा विक्रेता की तरह था। अमीर लोगों को कॉल करते थे और उन्हें विकल्प अनुबंध पेश करते थे, और उससे उसे कमीशन मिलता था, क्योंकि वे ऐसे विकल्प चुनते थे जो वास्तव में उनके ग्राहकों के लिए फायदेमंद होंगे। उसे भारी मात्रा में ऑर्डर मिलते थे। उसने 1961 में यह करके इतना पैसा कमाया। आइकॉन ने अपनी खुद की ब्रोकरेज फर्म स्थापित की। आइकन एंड को अभी भी एक ब्रोकरेज कंपनी है जो अपने ग्राहकों की ओर से प्रतिभूतियां खरीदती और बेचती है। लेकिन इसके साथ ही आइकॉन ने अपने मुनाफे का उपयोग अन्य कंपनियों में निवेश करने शुरू कर दिया। 70 से 80 के दशक तक बाजार में भारी वृद्धि हुई थी। हालांकि उस अवधि में कंपनी ने वास्तव में कितना पैसा कमाया इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन 1980 के शुरुआती में आइकॉन एक एयरलाइन को पूरी तरह से अपने अधीन कर लेने में सक्षम था, $469 मिलियन के साथ। उसने कंपनी को उलट पुलट कर दिया और भारी लाभ कमाया। उसने पैसे कमाने का एक रहस्य खोज निकाला। उसने महसूस किया कि जब वह कंपनियों को अधिग्रहण करने की धमकी देता था, ये फर्म अपनी हिस्सेदारी को प्रीमियम पर पुनः खरीदती थीं ताकि खतरा दूर हो सके। इसे आज ग्रीन मेलिंग कहा जाता है। कॉर्पोरेट रेटिंग 1980 के दशक में विशाल को कुछ बदनामी प्राप्त थी। रॉयटर्स ने इन कंपनियों के शेयर मूल्य को हस्तक्षेप के माध्यम से बढ़ाकर भारी धन कमाया। अब आप सोच सकते हैं, क्या शेयरधारक मूल्य बढ़ाना अच्छा नहीं है? लेकिन सभी मामलों में और अल्पकालिक में नहीं। कभी कभी स्टॉक बाजार में तेज मूल्य वृद्धि पंप एंड डंप करने का परिणाम हो सकती है। पंप एंड डंप एक योजना है जो झूठे, भ्रामक या अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर बयान पर आधारित सिफारिशों के माध्यम से स्टॉक के मूल्य को बढ़ाने की कोशिश करती है। इस योजना के अपराधी के पास पहले से ही कंपनी के स्टॉक में स्थापित स्थिति थी, और अफवाहों के बढ़ने के बाद अधिक शेयर मूल्य होने पर वे अपनी स्थिति बेच देते थे। यह प्रथा अवैध है। आजकल कार्ल आइचमैन को एक्टिविस्ट निवेशक कहा जा रहा है, हालांकि उसके कार्यों में वास्तव में अधिक बदलाव नहीं आया है। एक कार्यकर्ता और एक आक्रमणकारी एक समान है। आप जानते हैं, वे इसे जैसा चाहें कह सकते हैं। तो आप नहीं बदले हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं बदला हूं, एक भी अंश नहीं। मैं अभी भी वही काम कर रहा हूं। मैं अंदर जाता हूं, कम मूल्यांकित कंपनी के बहुत सारे स्टॉक्स खरीदता हूं। इससे अन्य शेयर होल्डर्स को बहुत फायदा होता है। मैं आवरण में नहीं छुपा रहा और शेयर होल्डर्स के लिए उत्कृष्ट कार्य नहीं कह रहा हूं। आप ये अपने लिए करते हैं, दूसरों के शेयर होल्डर्स के लिए नहीं, लेकिन ऐसा होता है। सभी दस्तावेजों को संवारने में आश्रयों की अत्यधिक सहायता।